सपना, मैं क्या करूं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सारी सर्दी कितनी बेफिक्री से कटी। सभी ने खूब जूते पहने, लेकिन गर्मी आते ही पूरी फैक्ट्री का काम ठप पड़ गया। मालिक को तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही हमारा भी रोजगार छिन गया। अब मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या काम करूं जो मेरे घर का खर्चा सही से चलता रहे। इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? करने वाले को 100 काम होते हैं और ना करने वाले को एक बहाना काफी है। फैक्ट्री में मौसम की वजह से काम नहीं है तो आप इतने गांव के किसी जमींदार के खेत में काम कर लो। थोड़ी मेहनत तो ज्यादा पड़ेगी, लेकिन ना होने में कुछ ना कुछ होने से अच्छा है। 2-4 रुपए कम ही जाया करेंगे। सही बोल रही हो सपना, मुझे ऐसे परेशान होने से अच्छा है कि मैं कोई काम ढूंढ लूं। ठीक है, मैं काम की तलाश में जा रहा हूं। घर में दाल पड़ी हुई है, आज रात के लिए तो वही बना लेना। सूरज की बात को सुनकर सपना ने गर्दन हिला दी और सूरज काम की तलाश में निकल गया। एक तरफ सपना थी जो अपने गरीब पति के साथ ससुराल में गुजारा कर रही थी। उसके घर में कमाने वाला बस एक सूरज था और सूरज के कंधों पर सपना के साथ साथ अपनी बहन और मां की भी जिम्मेदारी थी। वहीं सपना की एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी अमीर ससुराल में हुई थी और वो बस अपने पति के साथ रहती थी। सो रिफ्रेशिंग। अब जल्दी से नीचे जाकर देखती हूँ कि ये सारे बेवकूफ नौकर ठीक से अपना काम कर भी रहे हैं या नहीं। रोशनी ऐसे बोलकर बाहर आई। बाहर उसके बड़े से बंगले में सभी नौकर कामों में लगे पड़े थे। ए सुनो, तुम लोगों ने ठीक से यहाँ से साफ नहीं किया है। यहाँ सही से सफाई करो और तुम जाकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाओ। ओह गॉड, इन सभी लोगों ने तो मिलकर मुझे सताया हुआ है। रोशनी अपने बड़े से बंगले में उठते ही सभी नौकरों को अच्छे से उनके काम याद दिला रही थी। अभी वो नाश्ते के लिए टेबल पर आकर बैठी ही थी कि तभी उसके पास उसके पति का फोन आया। हेलो, हाँ बोलो माधव। क्या कर रही हो? क्या करती, नौकरों से ही इनके काम सही से करवा रही हूँ। तुम बताओ काम कैसा चल रहा है? कैसा चलेगा, वही मंदा ही है। कोई बात नहीं माधव, ज्यादा टेंशन मत लो। काम अभी मंदा है, कल को ठीक हो ही जाएगा। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करूंगी। रोशनी ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। दोनों बहनों की जिंदगी में जमीन और आसमान का अंतर था। एक तरफ बड़ी बहन थी जिसके पास सब कुछ था, तो वहीं दूसरी तरफ छोटी बहन थी जो बेहद परेशानियों में अपना वक्त गुजार रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। काम न चलने की वजह से सपना के पति को एक जमींदार के यहाँ काम पर लगना पड़ा, जहां बेचारा सूरज काम तो बहुत मेहनत से करता था, लेकिन उसका मेहनताना बहुत ही ज्यादा कम था। सुनिए जी, ना घर में चावल है, ना दाल और ना ही आटा। ऐसे कैसे चलेगा? तो मैं क्या करूं सपना? मैं जितना काम करता हूं उस हिसाब से मेरे पास पैसे बहुत कम है। जो भी मेरी कमाई हो पाती है उससे मैं बस इतना ही खर्च चला सकता हूं। मैं भी जानती हूँ कि आपकी कमाई ज्यादा अच्छी नहीं है सूरज जी। माँ जी, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं कोई काम करना शुरू कर दूं? सिर्फ एक आदमी के कमाने से हमारे घर का खर्चा नहीं चलेगा। हम लोग गरीब हैं और अगर हमें एक अच्छी जिंदगी चाहिए तो फिर हम सभी को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। वो सब तो सही है बहू, लेकिन ये बता कि तू आखिर करेगी क्या? माँ जी, मैं सपना अभी किसी काम को करने को लेकर कंफ्यूज हो ही रही थी कि तभी उसकी नंद बाहर से आई और अपनी भाभी के आगे एक टिफिन करने लगी। इसमें क्या है भाभी? इसमें कच्चे अमरूद और कच्चे आम की खट्टी खट्टी चाट है। वो मेरी सहेली है ना पूनम, उसके खेत में आ रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे अमरूद और आम। कच्चे अमरूद और कच्चा आम, आइडिया। माँ जी, क्या मैं कच्चे अमरूद और कच्चा आम नमक मिर्च लगाकर बेचना शुरू कर दूं? आजकल इस चीज का मौसम है और लोग खाना भी पसंद करते हैं। हाँ ठीक है, बेच लेना, लेकिन बहू हमारे पास कच्चा अमरूद और कच्चा आम खरीदने के पैसे कहाँ हैं? माँ जी, स्वाति की सहेली है ना, हम पहली बार के आम और अमरूद उन्हीं के खेत से खरीद लेंगे और बाद में उन्हें पैसे दे देंगे। हाँ माँ, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मैं अपनी सहेली से बात कर लूंगी। स्वाति ने सपना का काम आसान कर दिया। उसने अपनी सहेली से बात की, जहां से सपना को एक बार के लिए कच्चे अमरूद और आम मिल गए। सपना ने उन अमरूद और आमों को एक टोकरी में रखा और वो उन्हें बेचने को बाजार में आ गई। कच्चे आम और अमरूद की चाट का मौसम था। लोग अभी सपना से अमरूद और चाट आम की खरीद ही रहे थे कि तभी उसके सामने एक अमीर औरत आई और हाँ बताइए, आपको क्या देना है, अमरूद या आम? अरे दीदी आप? हाँ मैं। और ये तू क्या कर रही है? तूने धंधा शुरू कर दिया। धंधा नहीं दीदी, बिजनेस। अब से मैं भी बिजनेस करने लगी हूँ। ओह बिजनेस? वैसे जो तू कर रही है कोई बिजनेस नहीं, धंधा है, धंधा। समझ आया?
रोशनी ऐसे बोलती हुई चली गई। उसने सपना से कुछ खरीदा भी नहीं। इतना बदल गई मेरी दीदी कि उन्होंने मुझसे कुछ लिया तक नहीं। कोई बात नहीं है, दीदी अपनी अमीरी पर बहुत घमंड हो गया है ना आपको। अगर मैंने इस छोटे से धंधे को बड़ा सा बिजनेस ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी सपना नहीं। सपना ठान चुकी थी कि वो इसी काम से खुद को कामयाब करके दिखाएगी। वहीं सपना को काम करते देख रोशनी को भी चिढ़ हुई कि वो भी कुछ करे और उसे नीचा दिखाए। इसलिए घर पहुंचते ही वो अपने पति के पीछे पड़ गई। खुलवा दीजिए ना एक मेरे नाम पर बड़ा सा सैलून, मैं उसे मैनेज करना चाहती हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है कोई भी काम करने की? मैं सारे काम कर तो रहा हूं ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं खुलवा दूंगा। माधव का काम मंदा था, लेकिन ऐसे में भी उसने अपनी पत्नी की ख्वाहिश को पूरा किया। उसने रोशनी के नाम पर एक सैलून खुलवा दिया, जिसमें उसने प्रोफेशनल्स को वर्क पर लगाया। लेकिन मैम, इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स मंगवाइए क्योंकि हमारे चार्जेस भी हाई हैं। अगर हमने कम क्वालिटी की चीजें लोगों के लगाई तो उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। चुप रहो तुम, जो प्रोडक्ट्स बोल रही हो वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। हम अपने सैलून में कम अच्छे प्रोडक्ट यूज करेंगे जिससे हमें प्रॉफिट ज्यादा हो। रोशनी की इसी सोच की वजह से उसका सैलून नहीं चल पाया। वहां लोग आते और ज्यादा दाम पर बेकार मेकअप वगैरह होने की वजह से वो लोग गुस्सा होकर वहां से चले जाते थे। वहीं दूसरी तरफ सपना के अमरूद और कच्चे आम की चाट इतनी पसंद की जा रही थी कि सपना ने उसे टोकरी से रेडी पर बेचना शुरू कर दिया और अब उसके साथ स्वाति भी ये काम करवाती थी। हाँ जी, आपको क्या चाहिए? अच्छा, आम पन्ना। स्वाति, एक आम पन्ना बनाओ। जी भाभी। सपना का काम अच्छा चल रहा था क्योंकि वो अपने काम में मेहनत करती थी। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे रोशनी के सैलून से उसके सभी प्रोफेशनल्स घटिया किस्म के प्रोडक्ट यूज करने की वजह से उसके सैलून से चले गए और अब रोशनी का सैलून घाटे में जाने के बाद बंद हो चुका था। वहीं सपना ने अपनी मेहनत से अपने काम को खूब चलाया। अब एक छोटी सी टोकरी और रेडी से सफर से होते हुए सपना अपना एक रेस्टोरेंट खोल चुकी थी। ऐसे ही आज के दिन। रोशनी, तुम्हें क्या जरूरत थी वो सैलून खोलने की? पता है इसमें मेरी कितनी पूंजी लग गई, लेकिन वो पूरा का पूरा सैलून घाटे में गया। तुमसे जब बिजनेस आता नहीं है तो तुमने इसमें कदम रखा ही क्यों था? मैं तो बस ट्राई कर रही थी कि मैं बिजनेस किस तरह करूंगी और गलतियां तो सभी से होती हैं। तो फिर तुम मुझे इतना क्यों सुना रहे हो? ये देखो रेस्टोरेंट, चलो यहाँ से मुझे कुछ ठंडा ला कर दो। वैसे भी तुमने मुझे इतना ज्यादा डांटा है कि मेरा मूड खराब हो गया है। आओ पिलाता हूँ तुम्हें कुछ। माधव ऐसे बोलकर रोशनी के रेस्टोरेंट में ले गया। अपनी बहन के रेस्टोरेंट में अनजान रोशनी जैसे ही अंदर गई तो सबसे पहले उसका सामना सपना से ही हुआ। सपना, तू? ओह, कैसी हो दीदी? बिल्कुल सही वक्त पर आई हो आप। मैं अभी अभी रेस्टोरेंट आई थी। वैसे कैसा लगा आपको मेरा बिजनेस? ये तो बिजनेस ही है ना, इसे तो आप धंधा नहीं कहोगी। वैसे तो धंधे को ही बिजनेस बोलते हैं, लेकिन आपकी भाषा में शायद काम का इस पैमाने तक आ जाना बिजनेस होता है, राइट? देख लीजिए, मैंने अपने छोटे से धंधे को बिजनेस बना दिया। एनीवेज, क्या लेंगी आप मिसेस? सपना की इस कामयाबी को देख रोशनी के पांव वहीं नहीं टिक पाए और उससे वो बिना कुछ कहे ही निकल आई। रोशनी को ऐसे देख माधव बोला, अब समझ में आया कि ये बिजनेस की लत कहां से लगी थी। रोशनी, वैसे सही कहते हैं कि इंसान की जैसी नियति होती है उसे वही मिलता है। तुमने अपनी बहन को पीछे छोड़ना चाहा तो देखो जरा कि क्या हुआ। तुम खुद तो बर्बाद हुई, लेकिन वो आबाद हो गई। अब बैठो गाड़ी में, ये फर्श को देखने से कुछ नहीं होगा। माधव की बात सुनकर रोशनी शर्मिंदा सी होकर गाड़ी में बैठ गई और कुछ नहीं बोली। लेकिन अब रोशनी को एहसास हो रहा था कि उसने अपनी बहन से बहस रखकर गलत किया था। वहीं सपना अब कामयाब थी और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहे। ये बल्ले बल्ले अब स्कूल के समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं। देखना, इस समर वेकेशन पर मैं अपनी ननिहाल जाऊंगी। मैं तो अपने पापा के साथ इस समर वेकेशन पर शिमला जा रहा हूँ। वैसे तितली बंटी, तुम इस समर वेकेशन पर कहाँ जा रहे हो? अभी तो हमारा कुछ पता नहीं। तितली और बंटी मुंह लटकाए हुए घर आते हैं। तितली, बंटी, क्या हुआ? ये स्कूल से अपना मुंह क्यों लटकाते हुए आ रहे हो? मम्मी, कल से हम लोगों के समर वेकेशन शुरू हो गए और स्कूल के सभी बच्चे कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं। कोई ननिहाल, तो कोई अपनी दादी के घर, तो कोई शिमला जा रहा है। आप भी हमें कहीं लेकर चलिए ना, कम से कम नाना नानी के घर ही चलिए। क्या कहा? नाना नानी के घर? तुम्हें पता भी है तुम्हारा ननिहाल कितना दूर है, और वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, वहां जाकर क्या करोगी? इससे बढ़िया यहाँ एसी की ठंडी ठंडी हवा खाओ, गार्डन में खेलो और अपने समर वेकेशन एंजॉय करो। नहीं पापा, आप हर बार ऐसा ही करते हो, और गार्डन में खेलने के लिए कोई बच्चा भी तो होना चाहिए। सब अपने नाना नानी के घर, तो कोई दादा दादी के जा रहा है।
अगर बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो मान जाइए ना। वैसे भी शादी के बाद से पता नहीं कितने सालों से अपनी माँ से मिलने भी नहीं गई हूँ। ठीक है, फिर अगर तुम इतना जिद कर ही रही हो तो चल लेते हैं। ठीक है, फिर मैं अपनी बहन राधा और आरती को भी कह देती हूँ। पूजा अपनी दोनों बहन को कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल पर सारी बातें बताती है। क्या बात है पूजा दीदी, आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया। मेरा भी कब से मन हो रहा था माँ से मिलने का। अब तीनों ही बहन अपने माँ और पिता को बताती हैं कि वह गर्मी की छुट्टियों पर उनके घर आ रहे हैं। सुदामा ये जानकर बहुत चिंतित हो जाती है। सुनिए जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। दामाद आ रहे हैं, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, पता नहीं उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए। इतने पैसे भी नहीं है कि अच्छे पकवान बना पाऊं। परेशान क्यों होती हो सुदामा? क्या हमारी बेटी अपने घर के हालातों को नहीं जानती? अरे वैसे भी हम गांव में रहते हैं, ये बात तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए हम उन्हें इस गर्मी में तुम्हारे हाथ के यानी कि नानी के हाथ के देसी पकवान बनाकर खिलाएंगे सबको। कुछ दिन बाद सुदामा की तीनों बेटी अपने पति और बच्चों के साथ गांव पहुंचती हैं। सुदामा सभी को देखकर बहुत खुश होती है और अपने छोटे छोटे नाती नातिन को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो सबको गले से लगाकर कहती है, आहा मेरे बच्चों, तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। कितने सुंदर लग रहे हो। तुम सब जब छोटे छोटे थे तब तुम्हें गोद में लेकर गाँव के आंगन में खिलाया करती थी। तीनों बेटियों के दामाद अपने सास ससुर के पैर छूते हैं। खुश रहिए दामाद जी, आबाद रहिए। पता नहीं कितने सालों बाद आई हूँ अपने मायके पर, आज भी ये घर वैसा का वैसा ही है। कुछ नहीं बदला इस घर में। ऐसे कैसे बदलूं किसी भी चीज को इस घर से? आखिर तुम्हारे बचपन की किलकारियां और विदाई की शहनाइयों की आवाज आज भी इन घरों की दीवारों में गूंजती है। अच्छा भाई, अब बहुत बातचीत हो गई। अब अपने नन्हे नन्हे बच्चों को कुछ बनाकर खिला दो। हाँ नानी माँ, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ ले ले, मेरी बिटिया को भूख लगी। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं कुछ पकवान बनाकर लेकर आती हूँ। सुदामा रसोई में आती है और चूल्हे की आंच पर सत्तू से लिट्टी और बैंगन का भरता बनाती है और ठंडे शरबत में सुदामा ढेर सारे आम को मटके में डालकर दाल घोटने से घाट कर आम रस बनाती है और लाकर सबको परोसती है। सभी लोग ठंडे ठंडे शरबत को पीते हैं और लिट्टी चोखे को खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे नानी माँ, आपके हाथ की बनी है लिट्टी चोखा, ये आमरस तो बहुत टेस्टी लग रहा है। सही बात है, गांव का खाना गांव का खाना ही होता है। माँ जी, वैसे आपने ये देसी पकवान खिलाकर तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। बहुत स्वादिष्ट बनाया है ये लिट्टी चोखा और ये आम रस। खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए परेशान हो रहे होते हैं। दामाद जी, मैंने सभी का बिस्तर छत पर लगा दिया, तो चलिए आराम कर लेते हैं। क्या छत पर? माफ करना माँ जी, लेकिन छत पर कभी सोया नहीं हूँ, इसलिए आदत नहीं है। बेटा, आप एक बार सोकर तो देखिए। आपको तारों की छांव में ठंडी ठंडी हवाओं में अगर नींद अच्छी नहीं आई तो मैं खुद आपके लिए फिर सोने का कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा। मैं तो छत पर ही सोऊंगी नानी माँ के साथ तारों की छांव में। हाँ मैं भी सोऊंगा। और नानी माँ, आप हमें भूतों की कहानी सुनाना, फिर तो बहुत अच्छी नींद आएगी। अब पल भर में रामलाल और सुदामा मिलकर सभी परिवार वालों का बिस्तर छत पर लगा देते हैं। सभी लोग रात में ठंडी ठंडी हवाओं में छत पर गहरी नींद में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुदामा बच्चों को लेकर फलों के बागान में जाती है, जहां फलों के पेड़ों पर झूले लटके हुए थे। अरे नानी माँ, इस फलों के बागान में तो बहुत सुंदर झूले लगे हुए हैं, मुझे भी झूला झूलना है। नानी माँ, मुझे भी झूले पर झूलना है। बोलिए ना नानी माँ, हम झूले झूले पर। हाँ हाँ ठीक है, झूलो, लेकिन आराम से झूलना, जब तक मैं इन फलों के बागान से फल चुन लेती हूँ। सुदामा फलों के बागान से नीचे गिरे हुए कच्चे आम, इमली, तरबूज, खरबूज, लीची को उठा लेती है। वहीं दूसरी तरफ उसके नाती नातिन बबली, चिंकी, बंटी, तितली, गोलू सभी झूले पर खेल रहे होते हैं और तेज तेज हंस रहे होते हैं। वाह, कितना अच्छा है नानी का गांव। यहाँ तो झूले भी हैं और साथ में इतने बड़े बड़े फलों का बागान भी। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का तो एहसास भी नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद सुदामा सभी बच्चों को लेकर घर आती है, जहाँ तीनों बहन आंगन में उगे हुए कुछ हरी सब्जियों को तोड़ रही होती हैं। अरे माँ, आप आ गई। और बच्चों, कैसा लगा तुम्हें फलों का बागान? बहुत अच्छा था, और वहाँ तो झूले भी थे और हमने तो झूले भी झूले और फल भी खाए। बहुत मजा आया। दूसरी तरफ रामलाल गाय भैंसों का दूध बाल्टी में अपने हाथों से निकाल रहा होता है। सभी बच्चे भागते हुए रामलाल के पास आते हैं। अरे नाना जी, आप ये क्या कर रहे हैं? इन गाय भैंसों से दूध कैसे निकल रहा है? और ये आपको मारती नहीं है?
क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, ये कुछ नहीं करती, ये पालतू है ना। हम इन्हें चारा देते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, फिर ये हमें ताज़ा ताज़ा दूध देती हैं। और गांव का देसी ताज़ा दूध पीकर हमारा शरीर शक्तिशाली होता है। ओह, शक्तिशाली। वैसे नाना जी, हम भी इन्हें छू सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, छू सकते हैं, लेकिन आराम से, शैतानी नहीं करना इनके साथ। अब सभी बच्चे गाय भैंसों को छूने लगते हैं। कोई पूंछ पकड़ता है तो कोई उसके शरीर को सहलाता है, जहां गाय और भैंस अपनी आवाज में ममियाने लगती हैं। कुछ देर बाद रामलाल सभी बच्चों को लेकर दूध की बाल्टी लेकर घर के अंदर आता है, जहां सुदामा ने सभी के लिए देसी पकवान में गर्मा गर्म रोटी जिसमें ढेर सारा देसी घी चुपड़ा हुआ था, लहसुन की चटनी, इमली के पन्ने का शरबत और ताजे फलों का सलाद जैसे लीची, तरबूज, खरबूज बनकर तैयार कर रखा था। सभी लोग बैठकर गांव के देसी पकवान को खाते हैं और तारीफ करते हुए कहते हैं, क्या बात है माँ जी, आप तो हर दिन कुछ नया देसी पकवान बना लेती हो और ये खाना कितना ऑर्गेनिक है। ऐसे शुद्ध और देसी खाने के लिए तो हम शहर में तरस जाते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मजाल है कि ये स्वाद मिल जाए शहर में। हमारी माँ तो देसी पकवान बनाने में शुरू से ही मशहूर है। और मम्मी नानी माँ ने ये इमली के पानी और फलों का चाट भी बहुत टेस्टी बनाया है। अगले दिन सुबह रामलाल सभी बच्चों को लेकर तालाब में आता है, जहाँ वह मछली के छड़ से मछलियाँ पकड़ रहा होता है। नाना जी, ये तालाब कितना बड़ा है, हम इस तालाब में जाकर खेल लें? हाँ, जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, यही तालाब के किनारे में ही खेलना। आहा, कितना मजा आ रहा है इस तालाब में छपाक छपाक करने में। पानी कितना ठंडा है। हाँ, सच में गांव का ये तालाब तो बहुत अच्छा है। मछलियाँ पकड़ने के बाद रामलाल सभी बच्चों को लेकर घर आ जाता है। दूसरी तरफ सुदामा रामलाल के लाए हुए मछली को धोकर देसी तरीके से बनाकर खाने में परोसती है। राधा, मैं माँ जी की कितनी भी तारीफ करूं वो कम है। माँ जी हर दिन कुछ नया देसी पकवान खिलाकर मेरा मन खुश कर देती हैं, और आज भी माँ जी ने ये देसी मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट और चटपटी बनाई हैं। बेटा, मैं तो इसी दुविधा में थी कि पता नहीं तुम्हें गांव का खान पान जगह पसंद आएगा कि नहीं। दिल को बहुत खुशी हुई कि तुम्हें यहाँ का हर चीज पसंद आया। अब देखते ही देखते बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने लगती हैं। सुदामा उदास बैठी हुई होती है। क्या हुआ माँ, उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस अब यही चिंता सताई जा रही है कि अब कुछ दिनों बाद तुम लोग चले जाओगे और ये गांव, ये गलियारा फिर से सूना पड़ जाएगा। माँ, चिंता क्यों करती हो, आते रहेंगे ऐसे ही आपसे मिलने। कुछ दिनों बाद गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। सुदामा की बेटियां, उसके दामाद, बच्चे अपने हाथों में अपना अपना बैग लेकर खड़े होते हैं। सुदामा की आंखें नम हो जाती हैं ये देखकर और आंखों में आंसू बहने लगते हैं। माँ जी, पिताजी, आप लोग रो क्यों रहे हैं? हम आते रहेंगे। गांव सच में बहुत अच्छा है, और आपके हाथ का देसी पकवान, उसका स्वाद लेने के लिए तो हमें बार बार गांव आना ही पड़ेगा। हाँ, सही कह रहा है विपिन। और माँ जी, हम यहाँ पर रहे तो हमने देखा कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है, दूर दूर जाकर सामान खरीदना पड़ता है। तो हमने सोचा है कि हम आपके लिए एक किराने की दुकान खोल दें, ताकि गांव वालों को भी दूसरी जगह जाकर सामान खरीदना नहीं पड़ेगा, और दुकान होने के बाद आपका भी थोड़ा मन लगा रहेगा। धन्यवाद दामाद जी। सभी बच्चे कार में बैठ रहे होते हैं। सुदामा की आंखें नम होती हैं। टाटा नानी माँ, अपना ध्यान रखना। हम फिर आएंगे गर्मी की छुट्टियों में और मजे करेंगे आपके साथ। हाँ हाँ, जरूर आना, मुझे भी इंतजार रहेगा अब तुम्हारी अगली गर्मी की छुट्टियों का।